अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिकल स्टेप इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन कोई मुश्किल की बात नहीं है। आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव किया था। उसमें हमने ये ड्राइव किया था कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एनर्जी क्या है उस बॉडी की, और उसकी हाइट के हिसाब से हमने उसको ड्राइव किया था। ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास मैथमेटिकली जो है आया था, वो आया था P इज इक्वल टू एफ एच, और फिर इन द नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे P इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, जिसमें हमारे पास फोर्स जो है वो वेट के बराबर थी। ठीक है, एम जी एच। ओके, अब हमने यहाँ पर पढ़ना है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि ऐसी एनर्जी जो कि अर्थ की ग्रेविटी से ऊपर जाते 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 उस फील्ड तक, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड तक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करते हैं, इसको डिफाइन करके द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग बॉडी from the surface of the earth to infinity where the gravity of earth becomes zero is called absolute potential energy। के अमाउंट ऑफ वर्क डन दरअसल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्क डन की वो अमाउंट, ठीक है ना, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, हमने उसको अर्थ की सरफेस से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि जहाँ तक हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ पर ग्रेविटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, हमने वो वर्क डन फाइंड करना है। वो उस वर्क डन की अमाउंट जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ओके, अब आ जाते हैं इसकी ज़रा हम डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, आपने अपनी अर्थ को कंसीडर करना है। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आपने इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है ऊपर आते जाना है, यानी कि स्पेस में ग्रेविटी जहाँ पर एंड होगी, ज़ीरो होगी, वहाँ तक जाना है। आपने वहाँ तक का वर्क डन फाइंड करना है। अब हम इस पाथ को स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, 1 2 3 अप टू सो। तो आप लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is lifted from point 1 to point n through a large distance where force of gravity does not remain constant। यानी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पर चेंज होती जा रही है। ठीक है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ग्रेविटी, जाहिर सी बात है, चेंज होती जाती है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह देते हैं कि हमने इसको डिवाइड किया है स्मॉल इंटरवल में, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 अप 4 अप टू सो ऑन, एन तक हम लेकर जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेना है। ठीक है, और इससे पॉइंट 1 का जो डिस्टेंस होगा हम उसको कंसीडर करेंगे r1। ठीक है, इसी तरह जो पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, उसको हम लेंगे r2। ठीक है, और आपने ये जो स्मॉल इंटरवल बनाए हैं, इनको आपने ऐसे बनाना है कि इनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, इनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो आप लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ r1 एंड दैट ऑफ पॉइंट 2 इज r2। ठीक है, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इनका डिस्टेंस लिख लेना है। द इंटरवल्स आर टेकन सच दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स remains constant। The force of attraction between mass m and earth is given by Newton's law of gravitation। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब यहाँ पर G क्या है, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। M क्या है, ये M मैस है उस बॉडी का जिसको आपने ऊपर लिफ्ट किया है, जिसको आप ऊपर लेकर गए हैं। ठीक है, और M जो है वो मैस ऑफ अर्थ है, कैपिटल M यहाँ पर मैस ऑफ अर्थ है, और R तो डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपने देखना है कि R1 से R2 का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये 1 और ये 2, ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फ्रॉम द फिगर क्या आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, और आप ये इक्वेशन नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी आसानी के लिए बेहतर होगा। और हम इसी डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस जो है वो डेल आर, यानी कि वो क्या आएगा, R2 माइनस R1 आएगा। आप यहाँ से डायग्राम से ये देख सकते हैं। आप एग्जैक्टली ये डायग्राम बनाएंगे, इसको याद रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। फिर आप इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि आप R2 की वैल्यू को अलग करते हैं। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। ये वाली इक्वेशन में आप इस इक्वेशन में R2 की जगह यहाँ पर आप पुट कर दें R1 प्लस डेल आर। तो R1 प्लस R1 तो हमारे पास हो जाएंगे 2R1, ठीक है। ये हमारे पास 2R1 हो गए। अब आप क्या करें कि ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इन पर अलग-अलग हम डिवाइड करवा सकते हैं। आप डिवाइड करवा दें। अब डिवाइड करवाने के बाद ये देख सकते हैं कि ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कर दें। आप लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये तो अभी तक आसान स्टेप्स थे हमारे लिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर डेल R इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन R1। डेल R जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है R1 से, ठीक है। इस इक्वेशन के मुताबिक ये बताया गया कि डेल R बहुत ज़्यादा स्मॉल है R1 से। अब आप क्या करें, उस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये मैथमेटिकल स्टेप्स इसमें ज़्यादा हैं, आपको थोड़ा सा इसमें एहतियात से काम करना होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डेल R ओवर 2। आपने यहाँ पर दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया है उसी इक्वेशन के जो भी हमने ऊपर निकाली है। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला से इसको खोल देंगे, ठीक है। R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल R प्लस डेल R स्क्वायर बाय 4, ठीक है। आप यहाँ पर लिख देंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेल R की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो डेल R है हमने वहाँ पर ऊपर वैल्यू निकाली है फ्रॉम द फिगर से। आप देख सकते हैं कि R2 माइनस R1 यहाँ पर डेल R की वैल्यू है। यहाँ पर आप डेल आर की वैल्यू पुट करेंगे। अब डेल आर स्क्वायर बाय 4 ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं डेल आर स्क्वायर ओवर 4 बीइंग वेरी स्मॉल कैन बी निगलेक्टेड। डेल आर स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R1, क्योंकि ये R1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेल आर स्क्वायर बाय 4 को आपने निगलेक्ट कर दिया है और आपने ये R1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो आपके पास हो जाएगा R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये R1 और ये R1 स्क्वायर जो है ये प्लस माइनस की वजह से, अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपने इनको कैंसिल कर देना है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, R1 R2 आया है। ये हमारे पास आर स्क्वायर आया है। अब याद रखें हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, उसमें हमने लिखा था F इज इक्वल टू GMM ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। आपने वहाँ उस आर स्क्वायर की वैल्यू को इस वैल्यू पे लिख देना है, ठीक है। उस आर स्क्वायर की जगह आपने ये R1 और R2 लिख देना है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू GMM ओवर R1 R2, ठीक है। अभी तो हमने ये सिर्फ F की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब वर्क डन फाइंड करते हैं। द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज गिवन बाय W12 इज इक्वल टू F डॉट डेल R, ठीक है ना। आपने ये यानी कि ये तो वर्क डन का फार्मूला है ना, W इज इक्वल टू FD, आपने ये पढ़ा हुआ है। अब हमने 1 से लेकर 2 तक का जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, F डॉट डेल R आएगा। अब आप F डॉट डेल R को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा F डेल R cos 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे F डॉट डेल R cos 180 डिग्री आएगा, और cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे W12 इज इक्वल टू माइनस F डेल R। अब आप F और डेल R की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है। फोर्स की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है, वो है GMM ओवर R1 R2, और इसी तरह डेल R की वैल्यू भी आपने यहाँ पर लिख देनी है R2 माइनस R1, ओके। इन दी नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे W12 इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, यानी कि ये R1 R2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, आपने इसके साथ डिवाइड कर दिया। ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इस R1 और R2 को अलग-अलग दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। R1 R2 अलग-अलग डिवाइड हो गए, R1 R2। अब यहाँ पर R2 R2 से कैंसिल हो जाएगा और R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे
W12 इज इक्वल टू माइनस GMM 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमने वर्क डन की वैल्यू निकाल लिया फ्रॉम 1 to, ठीक है। अब आप इसी तरह 2 to 3 भी निकाल सकते हैं। W2 to 3 वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने इस R1 की जगह पे 2 लिख देना है और R2 की जगह पे 3 लिख देना है। ये हमारे पास 2 to 3 आ गया। इसी तरह 3 to 4 वो भी आप निकाल सकते हैं, और इसी तरह अप टू सो ऑन आप चलते जाएंगे तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा Wn-1 to n इज इक्वल टू माइनस GMM 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn। अगर आपको n-1 की समझ नहीं आई है तो आप यही देख लें कि एक टर्म जो है वो दूसरी से छोटी है, ठीक है ना। 4 अगर पहली टर्म है तो उसमें से एक माइनस हो रहा है, ठीक है ना। 4 में से एक माइनस हो रहा है तो 3 आ रहा है। तो इसी तरह n में से हमने अगर एक माइनस कर दिया, -1 कर दिया, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे n-1 to n, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर एक टर्म n है तो दूसरी हमने उसमें से 1 माइनस करना है तो हमारे पास उससे छोटी आएगी, तो 1/n-1 माइनस 1/Rn आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक टर्म ये n है, उसमें से हमने 1 माइनस किया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 4 में से 1 माइनस है 3 है, 3 में से 1 माइनस है तो 2 है। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इसको n-1 to n लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई है। अब हम टोटल वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं तो वो इस तरह होगा, फ्रॉम 1.1 to n हमारे पास टोटल वर्क डन जो होगा वो होगा W इज इक्वल टू W12 प्लस W23, इसी तरह 3 4 अप टू सो ऑन n-1 to n, ठीक है। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो सब वैल्यूज़ में -GMM तो कॉमन है, तो हमने वो कॉमन ले लिया, पहले से ही डायरेक्ट स्टेप कर दिया है कि -GMM क्या है, कॉमन है। और बाकी 1/R1 R2 ये सारी टर्म्स ऐसी की ऐसी रहेंगी, ये बिल्कुल हम साथ लिख देंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1/R1 माइनस 1/R2, आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव साइन नज़र आएगी। अब क्या करेंगे कि ये देख सकते हैं कि 1/R2, ये 1/R2 पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से कट हो जाएंगे। इसी तरह 3 4, इसी तरह 4 5, ये सब क्या हैं, कट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अप टू सो ऑन ये कट हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा W इज इक्वल टू माइनस GMM 1/R1 माइनस 1/Rn, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है, ओके। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन R1 इज इक्वल टू R। आप इसको R1 को R लिख सकते हैं, और Rn जो कि इन्फिनिटी है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था Rn क्या है, इन्फिनिटी है, तो आप लिखेंगे 1/Rn इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, और मैथ में 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पर अगर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो हमारे पास इस तरह की टर्म आएगी W इज इक्वल टू माइनस GMM 1/R, ये हमने R1 की जगह R पुट कर दिया, और माइनस 0 1/Rn की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया है, ठीक है। अब W इज इक्वल टू माइनस GMM/R हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। This is the value of work done in lifting a body from surface of the earth to an infinite distance where gravity of the earth is 0 and is called absolute potential energy। ये वो वैल्यू है जो हमने फाइंड की है, ये वर्क डन की वो वैल्यू है कि जिस बॉडी को अगर हम लिफ्ट करें, किसी भी बॉडी को अर्थ की सरफेस पर इनफाइनाइट तक ले जाएं, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमारे पास वो वर्क डन की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको जो मैस मिलता है, जितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल में आप इजीली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये वर्क डन हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो आप लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय U क्या है, यहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, तो U हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस GMM/R, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो इसमें नेगेटिव साइन है वो क्या है, वो हमारे पास नेगेटिव साइन क्यों शो हो रहा है। नेगेटिव साइन शोज दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव फॉर मास m, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट करती है ना, हर पॉइंट को, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, और U बिकम्स लेस नेगेटिव, और U जो है वो कम नेगेटिव होगा, ज़्यादा नेगेटिविटी उसकी कम होगी विद इंक्रीज इन R। अगर उसका R यानी कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा तो हमारे पास लेस नेगेटिविटी आएगी U में, यानी कि इसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में। सो U आल्सो इंक्रीजेस,
ठीक है, आप लिख सकते हैं यू आल्सो इंक्रीजेज एज अ बॉडी रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज। और जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाएंगे, किसी भी बॉडी को रेज करते जाएंगे अर्थ की सरफेस से, आप खुद अगर उड़ना चाहते हैं तो आप उड़ सकते हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है उस पॉइंट पर। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने इसको मैथमेटिकली भी डिराइव कर लिया है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो आप अपने फ्रेंड से शेयर करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और कोई कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।